Hi, I am Dr. A.K. Gupta, homeopathic consultant and founder director AKG's OVM's मेडिकल सेंटर। आज हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ जो कि एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और इसमें जो मोटर नर्व्स हैं उनमें इफ़ेक्ट करता है, तो जो उनका मैसेज है वो मसल्स मांसपेशियों तक नहीं पहुंचता और उसकी वजह से मसल्स में वीकनेस और वेस्टिंग आनी शुरू हो जाती है। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ एक मानने में असाध्य रोग माना जाता है, जिसकी कि वेल नोन साइंटिस्ट हॉकिंस उसके मरीज थे। इस बीमारी में बहुत सारे लोगों को पता ही बहुत देर के बाद चलता है, क्योंकि जब उनकी शुरुआत होती है वो शुरुआत किसी भी तरह से, जैसे उनको बटन बंद करने में दिक्कत हुई, या किसी को बोलने में दिक्कत हुई, या किसी के चलने में दिक्कत हुई, या किसी तरह की स्पीच के अंदर स्लरिंग आ जाती है, ये इसके शुरुआत हो सकती है। शुरुआती लक्षण होते हैं। और जैसे खाने पीने में दिक्कत आती है तो आदमी ENT के पास जाता रहता है, और अगर चलने फिरने में दिक्कत होती है तो वो कई बार ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाता रहता है, और बहुत देर के बाद जाके पता चलता है कि ये एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये MND इस तरह की बीमारी है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, जिसमें कि इट affects how a person walks, how a person talks, and how a person eats, and how a person drink, and how a person breathe। इसमें चलने में, बात करने में, खाने में, पीने में और सांस लेने में सभी तरह के लक्षण पैदा हो सकते हैं, जहाँ पे कि मरीज को दिक्कत हो सकती है। और आमतौर पे देखा जाए तो ये बीमारी पुरुषों में महिलाओं की कंपैरेटिवली ज़्यादा देखी जाती है, और इसमें एज ग्रुप पहले माना जाता था कि अराउंड इट शुड बी अराउंड मिडिल एज 45 प्लस, परंतु हमने अपने AKG OVM मेडिकल सेंटर क्लिनिक में देखे कि एज यंग एज 18 साल के मरीज को भी MND का हुआ है। इसमें अगर हम कारण जानने की कोशिश करें तो भी कारण को इसके 5% कारण ऐसे होते हैं जिसमें उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, देखने में आती है, और 95% केसेस ऐसे हैं जिनमें की फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसमें क्रोमोसोमल 21 का इफेक्ट हो सकता है, जिसमें कि दिक्कत आती है, जिसमें एक एंजाइम होता है सुपर ऑक्सीड डिसम्यूटाइज, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और अदरवाइज ये प्रॉब्लम टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकती है, जिसमें हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का है, आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है, कॉपर है, जिंक है, और इस तरीके के मेटल्स की पॉइजनिंग की वजह से या टॉक्सिसिटी की वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि ALS या मोटर न्यूरॉन डिजीज़, जिसको हम 4 तरीके की भागों में बांट सकते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला है कॉमनेस्ट, जो माना जाता है कि वो ALS, जिसे कि हम एमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं, और दूसरा PBP, जिसकी कि प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी, तीसरा होता है PMA, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, और चौथा होता है PLS, जिसे कि हम प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं। और इन प्रॉब्लम्स के अंदर सब में लक्षण जरूरी नहीं कि एक मरीज के अंदर सभी तरह के लक्षण पाए जाएं। किसी में शुरुआत मुंह से हो सकती है, जहाँ पे उसकी आवाज़ ही सबसे पहला सिम्टम होता है कि आवाज़ बदल जाती है, स्लरिंग होती है, वो पूरी तरह से बोल नहीं पाता। उनको खाने पीने में दिक्कत होती है, वो स्पेशली निगलने में, स्वॉलिंग में डिफ़िकल्टी होती है। कुछ व्यक्तियों में, कुछ पेशेंट्स में फेसिकुलेशन होती है, जैसे कि उंगलियां फड़कनी शुरू होती हैं, उंगलियों के अलावा या मांसपेशियां फड़कनी शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे कमज़ोरी आती जाती है। जैसे फुट ड्रॉप हुआ, उसके बाद कमज़ोरी आती है, पेशेंट का उठना, चलना, बैठना सब दुभर हो जाता है, और काफ़ी हद तक लोगों को लगता है कि जैसे ही वो खड़े होते हैं उनको गिरने की प्रवृत्ति में लगती है, किसी को आगे को, किसी को पीछे को, किसी को साइड में, और पेशेंट धीरे धीरे लगता है कि वो डिपेंडेंट होते जाते हैं। और उसके साथ जब चेस्ट मसल्स में वीकनेस आती है, चेस्ट मसल्स कमज़ोर होते हैं, तो पेशेंट्स को खांसने में और सांस लेने में दिक्कत होती है,
और उसके साथ जब हमें swallow नहीं कर पाता तो टंग की रोटेशन नहीं हो पाती, टंग रोटेशन नहीं कर पाने की वजह से मरीज पूरी तरह खा नहीं पाता, इस वजह से और वीकनेस आती है। और एक चीज़ हमने अपने सेंटर में इस चीज़ को मीन रिसर्च के दौरान ये देखा है कि ये उन व्यक्तियों में ज़्यादा पाया गया जो कि किसी भी तरीके से इनजस्टिस को बेयर नहीं कर पाते, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी है, जैसे कि हाई ऑफिशियल्स में भी देखी जाती है और कुछ फुटबॉलर्स में देखा गया है। और कहीं ना कहीं इनका किसी तरीके से कभी उनको मेंटल हर्ट या किसी वजह से उनके ऊपर कोई एलिगेशन या किसी वजह से उनके ऊपर कोई रॉन्ग परसेप्शन की वजह से अपने आप को वो ग्लानि महसूस करते हुए देखा है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा, ये होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने। एलोपैथिक में तो जैसे कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर होम्योपैथी में हम अपने यहाँ पे सेंटर में हम बहुत सारे मरीजों को उनकी जो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन है उसको रोकने में हम काफ़ी हद तक संभव हो पाए हैं और सफल हो पाए हैं। और उनकी जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो भी काफ़ी हद तक हम उनको प्रदान कर पाए हैं। हाँ, मैं ये जरूर करना चाहूँगा कि हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी रूप से कंप्लीट किसी पेशेंट को कि क्यूरेटिव हैं, बट एमएनडी के पेशेंट्स को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और रूटीन स्पैन ऑफ लाइफ दैट ऑल्सो कैन बी एनहेंस्ड विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। हमारे अपने अपने कुछ मरीजों में देखा जिनको कि अस्पताल के जैसे एम्स या रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स ने उनको सिर्फ लाइफ स्पैन दिया था कि साल या 1.5 साल का, तो वो आज हमारे साथ 8-10 साल से मरीज हमारे पास चल रहे हैं और वो ठीक ठाक हैं। इसमें जो लेटेस्ट रिसर्च मान के चलते हैं कि स्टेम सेल्स का या अंडरराउंड का इंजेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी भी कोई अभी तक एफिकेसी देखने में नहीं आई है। हम अपने AKG सेंटर जिसके कि 3 ब्रांचेज हैं दिल्ली में, इंडिया में, तो हम करीब काफ़ी हद तक पेशेंट्स को लाभ पहुंचाने में सक्षम हैं। और मैं जो पेशेंट हमारे बाहर के दूर के हैं वो भी हमारे से संपर्क कर पाते हैं। अगर आपको कभी भी इसकी प्रॉब्लम लगती है तो निराश ना होकर आप होम्योपैथी के ट्रीटमेंट को ज़रूर अपनाएं एंड गॉड विलिंग आपको भरपूर आराम और तसल्ली मिलेगी। धन्यवाद।